से फैंग की पावर्स भी बदल चुकी थी, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं था। और तभी हमने एक लड़के को भी देखा था जिसको एक ओल्ड मैन ने प्रिंसेस और फैंग के बारे में बताया था, और साथ ही उन अफवाहों के बारे में भी जो कि उनके बारे में शहर में फैल रही हैं। वो ओल्ड मैन कहता है कि हमें लिन फैमिली को इसके लिए सजा देनी चाहिए, तो वो आदमी इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अभी लिन मैंसन ही जा रहा हूँ, तुम जाकर मेरे लिए गिफ्ट की तैयारी करो। अब आगे एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो आदमी लिन फैमिली में आ जाता है। फैंग और जनरल एक जगह खड़े होकर उस आदमी को ही देख रहे थे। उस आदमी का नाम चैंग सी होता है। तभी फैंग उस आदमी को देखकर बोलता है कि आखिर ये आदमी कौन है। उसके कपड़े और एटीट्यूड से ऐसा लगता है कि वो किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जनरल उसको बताते हैं कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, और वो बताते हैं कि ये मार्कियस फैमिली का बेटा है, लेकिन उसका बिना इन्फॉर्मेशन के अचानक यहाँ आना कोई बड़ी बात का संकेत लगता है। इसके बाद हमारा व्यू हॉल के अंदर जाता है, जहाँ चैंग सी प्रिंसेस से कहता है कि मुझे तुमसे मिलने का काफी मन हो रहा था, इसीलिए मैं इस तरह यहाँ पर आ गया। और वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए काफी सारे तोहफे भी लेकर आया हूँ। तो प्रिंसेस चैंग सी से बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी चैंग सी प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुमने कोई अफवाह सुनी है, क्योंकि यहाँ सभी लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि तुम किसी को पसंद करती हो। तो ये सुनकर प्रिंसेस उससे कहती है कि ये सिर्फ एक अफवाह है, इसीलिए तुम्हें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो तो मुझे लगता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। तो ये सुनकर चैंग सी प्रिंसेस से बोलता है कि क्या तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक क्वीन ने केवल अफवाहों का सहारा लेकर अपने दुश्मनों को हराया था। मुझे लगा था कि तुम्हें अपने देश की पुरानी कहानियां सुनना काफी पसंद है, और मैं बस तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अफवाहों में कितनी ताकत होती है। इसके बाद हमारा व्यू हॉल के बाहर जाता है, जहाँ जनरल और फैंग खड़े होते हैं। फैंग जनरल से कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या वो प्रिंसेस के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरल उसको बताते हैं कि हाँ, और ये अभी यहाँ पर तुम्हारी और प्रिंसेस के बारे में अफवाह सुनकर आया है। उसको लगता है कि प्रिंसेस तुम्हें पसंद करती हैं। तो ये सुनकर फैन पीछे से जा रही सर्वेंट के हाथ से ट्रे लेता है और वो खुद हॉल की तरफ निकल जाता है। इधर हॉल में चैंग सी प्रिंसेस से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इन अफवाहों को खत्म कर सकता हूँ। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे इन अफवाहों से कोई फर्क पड़ता है, और वैसे भी अगर ऐसे में तुम मेरे साथ शादी करती हो तो तुम्हारी फैमिली पर भी एक बहुत बड़ा दाग लग सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन भी काफी खराब हो सकती है। तो चैंग सी प्रिंसेस से कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक ही पल में किसी भी अफवाह को खत्म कर सकता है। अब इन दोनों के बीच में फैंग आता है और वो चैंग सी से बोलता है, तुम जिस तरह से प्रिंसेस से बात कर रहे हो उससे साफ मालूम पड़ता है कि तुम प्रिंसेस को शादी के लिए फोर्स कर रहे हो, और तुम इन अफवाहों का साथ लेकर प्रिंसेस से शादी के लिए एग्री करवाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम सच में प्रिंसेस को पसंद करते हो तो तुम्हें पहले इन रूमर्स को खत्म करना चाहिए था। फैंग की बातें सुनकर चैंग सी को काफी गुस्सा आता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम्हारे यहाँ ये किस तरह के लोग हैं जो किसी के भी बीच में आकर बोलने लगते हैं। तो प्रिंसेस चैंग सी से बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ये तो फैंग का नेचर है, ये किसी की भी नहीं सुनता, इसीलिए मैं फैंग की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। इसके बाद प्रिंसेस चैंग सी से बोलती है कि अब काफी समय हो चुका है, आपको वापस जाना चाहिए। तो ये सुनकर फैंग भी चैंग सी को अपने हाथ से बाहर जाने का इशारा करता है। अब फैंग की हरकत से चैंग सी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो ये देखकर चैंग सी का आदमी फैंग पर अटैक कर देता है। अब वो आदमी फैंग को और मारने वाला था कि तभी जनरल बीच में आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस भी उस आदमी से कहती हैं, ये लिंग मैंसन है, तुम्हारा घर नहीं, तुम हमारे यहाँ आकर हमारे ही लोगों को नहीं मार सकते हो। प्रिंसेस की बात सुनकर चैंग सी मुस्कुराता है और वो प्रिंसेस से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरे आदमी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद चैंग सी जाते हुए प्रिंसेस से कहता है, मुझे फैंग के अंदर काफी रेयर ब्लड होने का एहसास हो रहा है, क्यों ना ये भी हमारे साथ रूटीन ब्लड सेक्रीफाइस में हिस्सा ले। तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ये हमारी सिटी का मामला है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो चैंग सी जाते हुए बोलता है कि आपको अपनी सिटी की प्रोटेक्शन बढ़ा लेनी चाहिए। तो ये सुनकर प्रिंसेस चैंग सी को रोकती है और उससे कहती है कि तुम अपने साथ लाए हुए सारे तोहफों को वापस ले जाओ, हमें ये नहीं चाहिए। तो ये सुनकर चैंग सी उस सारे सामान को फेंकने का ऑर्डर देता है। तो वो सभी लोग उस सामान को वहीं पर फेंक देते हैं। जाते हुए चैंग सी कहता है कि अगर तुम्हें ये सामान नहीं चाहिए तो तुम इसको फेंक सकती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जनरल और फैंग एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर फैंग जनरल से कहता है कि क्या आप मुझे कुंफू सिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे भी रूटीन सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट करना है। तो ये सुनकर जनरल उससे कहते हैं कि रूटीन सेक्रीफाइस काफी खतरनाक है, ये 3 साल में एक बार मार्क्वेस फैमिली द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पर हर फैमिली का कोई न कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर होता है, और जीतने वाले को सभी फैमिली रिस्पेक्ट देती है और इनाम के तौर पर उनको काफी ज्यादा ट्रेजर भी दिया जाता है। तो ये सुनकर फैंग कहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगा, मुझे यकीन है कि मैं जीत सकता हूँ। तो जनरल उसको बताते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने वाला कोई एक ही इंसान जिंदा बचता है, क्योंकि इसमें आपको अपने अपोनेंट को इतना
मारना है कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके और इस मैच के दौरान कोई भी किसी की भी जान ले सकता है। तो ये सुनकर फैन जनरल से कहता है कि आप भूल गए, मेरे पास तानसुई है जिसकी वजह से मेरी बॉडी सेल्फ हील हो सकती है, इसीलिए हो सकता है कि मैं उसको जीत जाऊं। तो जनरल उससे कहते हैं कि तुम्हारी तानसुई पावर अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर वहाँ पर तुम ज्यादा इंजर्ड हो गए तो हम तुम्हें वापस से ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम ब्लड सैक्रिफाइस में पार्टिसिपेट करने के बारे में भूल ही जाओ। तो फैंग कहता है कि मैं ये सब प्रिंसेस के लिए कर रहा हूँ, मैं सैक्रिफाइस कंपटीशन में मिज़ो फैमिली को हराकर ये दिखाना चाहता हूँ कि लिन फैमिली भी किसी से कम नहीं है और अगर हम इस कंपटीशन को जीत जाते हैं तो हम प्रिंसेस को चैंगजी से भी बचा सकते हैं। क्या तुम ये नहीं चाहते कि प्रिंसेस हमेशा खुश रहे? क्योंकि मुझे यकीन है कि अगर प्रिंसेस की शादी चैंगजी से हो गई तो वो कभी भी खुश नहीं होंगी। मुझे नहीं पता कि आप मेरा साथ देंगे कि नहीं, लेकिन मैं प्रिंसेस के लिए सैक्रिफाइस कंपटीशन में भाग जरूर लूंगा। तो ये सुनकर जनरल फैंग से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तुमने की मर्दों वाली बात, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ के सभी लोग तुम्हें जिगलो क्यों कहते हैं। तो ये सुनकर फैंग को सोचता है और वो कहता है कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, इसका क्या मतलब है? तो जनरल उसे बताते हैं कि इसका मतलब है ऐसा लड़का जो हमेशा ही लड़कियों के आसपास रहता है। तो ये सुनकर फैन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं सभी को दिखा दूंगा कि आखिर मैं कौन हूँ और कंपटीशन को जीतने के बाद मैं उन लोगों को बहुत मारूंगा जिन्होंने इस अफवाह को फैलाया है। यहाँ बाहर खड़े लोग फैन की बातें सुनकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जनरल फैन को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए एक जगह पर लेकर आए होते हैं। तो फैन उस जगह को देखता है और वो कहता है कि देखने से तो ये जगह शाही लोगों के लिए लगती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो जनरल उससे कहते हैं कि अगर तुम बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस करोगे तो वो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और भी लो हो जाएगा, इसीलिए अब से तुम इसी जगह पर प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद जनरल उसे बताते हैं कि तुम्हारे सामने जो लकड़ी है उसे आयरन वुड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लकड़ी आयरन की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद जनरल उससे कहते हैं कि तुम्हें 5 साइकिल्स को ब्रेक करना है, लेकिन तुम्हारी ताइसुई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम केवल 3 साइकिल्स को ही ब्रेक कर सकते हो। इसके बाद जनरल वहाँ से जाने लगते हैं तो फैंग उनके सामने आता है और वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आपको यहाँ रुककर मुझे बताना होगा कि मुझे किस तरह से ट्रेनिंग करनी है। मुझे ये बात नहीं पता कि मैं कितने साइकिल्स को ब्रेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो जनरल उसकी बात सुनकर सोचने लगते हैं कि आखिर इसके अंदर स्पिरिट है या नहीं। मुझे इस बात का पता लगाने के लिए अपने प्लान को फॉलो करना होगा। इसके बाद जनरल वहीं पर रुक जाते हैं और वो कहते हैं कि देखो मैं जिस तरह कर रहा हूँ तुम्हें सेम करना है। इसके बाद जनरल उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने QI और ब्लड को मर्ज करना है, जिसके बाद तुम्हें अपनी पूरी एनर्जी का फोकस अपने हाथ पर लाना है। इसके बाद फैंग देखता है कि जनरल के हाथ पर एक स्पिरिचुअल वेपन बन चुका है। इसके बाद जनरल उस स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करके उस आयरन वुड के 2 टुकड़े कर देता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।